नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच में डॉक्टर श्रीकांत सर आए हैं जो आपको संविधान और इतिहास पढ़ाएंगे। रेलवे ग्रुप डी से लेकर आईएएस लेवल तक अगर कोई तैयारी करता है और सर का क्लास नहीं कर पाया है किसी कारणवश, तो वो एक बार वीडियो को जरूर देखे और जो सर पढ़ाने जा रहे हैं उसी में से आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सर को जानते हैं वो तो जानते ही होंगे, बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए विशेषकर आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पीसीएस के स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, तो एक बार सर का क्लास संविधान और इतिहास जरूर से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सफल हो जाओगे तो हम ये मानेंगे कि हम लोगों का मेहनत सफल हो गया। ठीक है, तो आप लोग घर पे रह के अपनी तैयारी कीजिए। रेलवे ग्रुप डी से लेकर आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन आज सर आपको शुरुआत करने जा रहे हैं। संविधान के बारे में, इतिहास के बारे में बताएंगे, अलग अलग टॉपिक चलेगा। ठीक है, डॉक्टर श्रीकांत सर के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर कोई पीसीएस तैयारी किया है खासकर इलाहाबाद आके, तो वो जरूर से जानता होगा, सर को बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ इस कोचिंग की भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया गया है और सर आपके बीच में काफी कीमती समय निकाल के आए हैं इस लॉकडाउन में। ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग घर पे रह के वीडियो देखिए। ठीक, हमने आपसे पहले कहा था सब कुछ पैसा नहीं होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है। ये दिल से जुड़े हुए नाता है कि वहां से यहाँ तक सर को खींच लाया है और आपके बीच में सर आए हैं। आप लोग जरूर से देखिए वीडियो, एक बार पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हम सर को बुलाना चाहते हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत सर। नमस्कार मित्रों, इस YouTube वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और सर ने जितना कहा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा और मेरा मूल्यांकन हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से करिएगा आप लोग। चलिए हम आपके लिए संविधान शुरू करते हैं। ठीक है, नमस्ते मित्रों, आइए देखते हैं हम लोग संविधान। और सबसे बड़ी बात बता दें आप लोगों को कि इस वैश्विक महामारी ने लोगों को अर्श से फर्श पर ला दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आप लोगों को कम से कम अपनी सेवा दिया जाए ताकि आप घर में अपने मंजिल को प्राप्त करें। इसके लिए हमने संविधान से आप शुरू किया है और हम लोग 0 से लेकर के और 100 तक पहुंचेंगे। और देखिए, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर दें। वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। 3 चरण इसमें होते हैं। पहला है प्री, दूसरा मेंस और तीसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको कहते हैं। प्री जो हमारी परीक्षा होती है वो पढ़ने की है। मेंस परीक्षा लिखने की होती है और साक्षात्कार जो होता है ये बोलने का होता है। तो पढ़ना, लिखना और बोलना, जिसको ये 3 चीजें आ जाती है उसी का होता है सिलेक्शन, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। और इन तीनों चरण को इस सिलेक्शन पॉइंट में हमारे मार्गदर्शकों द्वारा बड़ा बखूबी ढंग से सिखाया जाता है और हमें भी इसका सौभाग्य मिला है, तो आपके सामने हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों देखिए, हम शुरू करते हैं संविधान, जो कि आज हमारा संविधान ही है कि हमें बचाया हुआ है। नहीं तो आप प्राचीन काल में और आधुनिक काल में देखिए, महामारियां आया करती थी और गांव का गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन आज ये सिस्टम ही है, रूल रेगुलेशन ही है जो हमें इस डिसिप्लिन में लाया है और हमें बचा लिया है। तो हम देखते हैं संविधान, पहली बार संविधान होता क्या है। तो इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है, संविधान नियमों का ऐसा सांचा, नियमों का ऐसा सांचा ढांचा है जिससे किसी देश की सारी गतिविधियां संचालित होती है। यह एक नियम का सांचा है, नियम का ढांचा है जिससे किसी देश की सारी गतिविधि संचालित होती है। यहां हमारा सारी गतिविधि कहने का मतलब किससे है, आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि इन गतिविधियों में क्या आता है, विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी हमारे विधायिका की जो गतिविधि है, कार्यपालिका की गतिविधि है और न्यायपालिका की गतिविधि है, वो किस में समाहित है? हमारे संविधान में समाहित है। इसी को संविधान कहते हैं। बहुत सरल ही परिभाषा है। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आपके साक्षात्कार में पूछे जाते हैं कि संविधान है तो संविधानवाद क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साक्षात्कार में मिलता है कि संविधानवाद क्या है। तो मित्रों, ये बहुत ही सरल बात है। आप लोग जानते होंगे, वाद में से एक विचार होता है, जैसे क्षेत्रवाद, जातवाद, संप्रदायवाद, उसी तरह से संविधानवाद। तो क्षेत्रवाद का मतलब आप अपने क्षेत्र के प्रति लगाव रख रहे हैं, जातिवाद जाति के प्रति लगाव रख रहे हैं, संप्रदाय के प्रति लगाव रख रहे हैं। उसी तरह से यदि आप अपने संविधान के प्रति लगाव रख रहे हैं, उसमें आस्था रख रहे हैं, जो आपके नियम दिए गए हैं उसमें विश्वास कर रहे हैं, वही तो आपका वाद है। तो मेरे समझ से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, संविधान की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि नियमों का ऐसा सांचा ढांचा जिसमें सारी व्यवस्थाएं संचालित है, और यदि इन नियमों में हम विश्वास कर रहे हैं, आस्था रख रहे हैं, तो इसको कहते हैं संविधानवाद। हमने पहले ही बताया कि हम 0 से लेकर 100 तक चलेंगे, और बहुत सी दुरूह बातें आपको पता चलेगी जो कि शायद ही आपको बताया गया होगा, या शायद ही आपकी पहुंच वहां तक हो। इन बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। दूसरी बात, हम जब कभी क्लास में पढ़ने जाया करते हैं तो 2 बातें आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, या हिंदी में राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, राज्य व्यवस्था का क्लास लेने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेने जा रहे हैं। पढ़ते तो वही हैं। अब इस संविधान और यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इसमें क्या अंतर है, ये भी हमें जान लेना जरूरी है। अगर इसको हम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए हम किसी ना किसी इसमें अपने सिस्टम को छोड़ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा इसको भी आपको ब्रीफ कर देते हैं कि संविधान क्या होता है और पॉलिटी क्या होती है। क्योंकि हम लोग हर बातों को जानते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक खूबी होती है, और इसी खूबियों के कारण हमारी पहचान है और हमारे सिलेक्शन पॉइंट की पहचान है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको ध्यान दिया जाए, बहुत मार्मिक ढंग से, बढ़िया ढंग से ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे संविधान, एक कॉलम में हम बनाते हैं संविधान, और दूसरे में बनाते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। अब देखिए, ये संविधान क्या है, ये राज व्यवस्था क्या है। तो संविधान क्या है? यह एक संरचना है, यह एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, और उसी संरचना के अनुसार जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी व्यवस्था, राज व्यवस्था है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? फंक्शन है। यानी ये संरचनात्मक यूनिट है, तो ये जो है क्रियात्मक है। क्रियात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे इंटरव्यू में और मेंस में सब लिखे जाते हैं बातें, आपको पता चलता है। यानी संविधान क्या एक प्रकार की संरचना है, और राज व्यवस्था जो है वो उसका क्रिया है। जैसे आप देखेंगे संविधान में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के जो पद हैं वो कैसे बनते हैं, आगे बनाएंगे। लेकिन क्या सभी में वही क्वालिटी होती है? सबकी अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं। प्रधानमंत्री ठीक है बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सबके अपने एटीट्यूड होते हैं, सबके अपने एजेंडे होते हैं, और उस एजेंडे के अनुसार जो कार्य किया जाता है वही हमारी राज्य व्यवस्था है। माने राज्य करने की हमारी व्यवस्था क्या है, वो हमारी पॉलिटी है। वही पॉलिटी ही पॉलिटिक्स है। उसी से पॉलिटिक्स लोग करते हैं कि पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन किसके दायरे में कर रहा है? संविधान के दायरे में कर रहा है। अगर उससे वो बाहर जाता है, ज्यादा पॉलिटिक्स करने लगता है और लगता है कि एंटी सोशल कार्य कर रहा है, तो उस पर FIR होते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि संविधान हमारा क्या है? मस्तिष्क है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पहुंच से बाहर रहता है लोगों के। तो हमारा संविधान मस्तिष्क है, तो ये राज व्यवस्था क्या है? मन है। जैसे मस्तिष्क की संरचना समान है और मन जो है विभिन्न तरीके से कार्य करता है, उसी प्रकार से ये राज्य व्यवस्था जो है विभिन्न तरीके से है। इसको भी आगे बताया जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिए आप लोग।
फिर हम आगे कुछ बातें और आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि बेस से हम लोग चलते हैं ना, ये संविधान की बातें हैं, ये सब जानना चाहिए। अब देखिए, जिसे आगे बढ़ा जाए तो उसमें नियम, अब जिसे संविधान में क्या दिया गया, नियम दिया गया है, ये नियम है, या ये नियम में ही इसी को एक प्रकार से हम दंड कहते हैं। कानून है, नियम है, दंड है। अब यहाँ अभी जैसे कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था और सिविल जज में भी पूछा गया था नियमों के विषय में, तो उन नियमों को सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसे नियम या दंड क्या है, तो अगर कोई पूछता है कि आप दंड किसे कहते हैं या कानून किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, तो उसको कोई एक शब्द में बोले या एक वाक्य में बोले तो क्या कहेंगे, तो आप सीधे इसको जवाब दीजिएगा कि ये हमारे दंड या नियम जो हैं ये हमारे लिए प्रहरी हैं। क्या है? प्रहरी हैं। प्रहरी मीन्स हमारा रक्षक है। यह जो हमारा संविधान है, ये हमारा जो नियम है, ये हमारा क्या है? प्रहरी है, माने रक्षक है, हमारा पहरेदार है। अगर यह संविधान न होता और कानून न होती तो होता क्या कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बखूबी आप लोग देख रहे हैं, तो इसको भी है। अब एक प्रश्न यहां और उठता है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या आप बताइए जरा, जिस समय न कोई राजा था न कोई राज्य था, तो उस समय हमारे लिए नियम क्या थे? आप लोग बताएंगे उस समय हमारे नियम क्या थे? तो बहुत अच्छी, कुछ लोग तो बता पाते हैं उस समय नियम थे ही नहीं, जबकि उस समय भी नियम थे। और वो नियम क्या थे? बहुत अच्छी बात है, आप जानते होंगे कि उस समय हमारे नियम थे प्राकृतिक शक्तियां, यानी जो प्रकृति की जो शक्तियां थी वो हमारे लिए नियमों का कार्य किया करते थे। जिस समय न कोई, हमने क्या बताया, जिस समय न कोई राजा था न कोई राज्य था, उस समय हमारे लिए नियम क्या था, उस समय हमारा संविधान क्या था? तो ये प्रकृति की शक्तियां जो थी वो हमारे लिए नियमों का कार्य करती थी, जिसमें आपका जैसे सूर्य हैं, आपके गंगा माई हैं, ये सब बातें आती है। और आज भी देखिए, पूरा संविधान होने के बावजूद भी ये प्रकृति की शक्तियां हमारे लिए रक्षक का कार्य करती हैं। जैसे आप जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर के, तो वहां किसका गंगा जल की शपथ दिलाई जाती है या कुछ की जाती है, या गांव में कोई विवाद हो जाते हैं, आपके सामाजिक स्तर पर जो फैसले होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति शक्तियों का सहारा लिया जाता है। कि आप गंगा जल की कसम खा के कहिए कि झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, कि सही बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये नियम थे। यहीं से नियमों की धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो आप कभी मत कहिएगा कि हाँ हमारे लिए नियम थे ही नहीं, नियम बीच में बने हैं। ऐसा नहीं, मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से वो प्रकृति, जब से वो प्रकृति की गोद में आया है तभी से वो नियमों में चला है, और धीरे धीरे ये नियम विकसित होकर के संविधान का रूप लिए और ऑलरेडी आगे बढ़ते जा रहा है नियम। अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, ये नियम कितने प्रकार के हैं, तो थोड़ा इसको भी देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, ये सब आ रहे हैं आजकल। तो नियम जो है हमारे 3 प्रकार के हैं, इंपॉर्टेंट। अब हमारी संविधान की शुरुआत अब यहां से हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला है प्रतिफलात्मक, प्रतिफलात्मक। दूसरा है निवर्तन, और तीसरा है सुधारात्मक, सुधारात्मक। ये 3 प्रकार के नियम हमारे बीच दिए गए हैं। जैसा कि इस पर लोग दृष्टिपात नहीं करते हैं, इन सब बातों को छोड़ देते हैं, और संविधान पढ़ाने वाले लोग सीधे डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू कर देते हैं, और वो आपके लिए घातक है। वो तो एक ढंग से गाइड की पढ़ाई है, उस पर बेस से चलिए आप बिल्कुल एकदम से, जो आज कंपटीशन डिमांड कर रहा है आपका। अभी आप, जो लड़का अगर सिविल की तैयारी करता होगा तो निसंदेह लोअर पीसीएस 2009 मेंस में यह प्रश्न आया था कि सुधारात्मक दंड क्या है। सिविल जज 2015 में यह प्रश्न आया, सुधारात्मक दंड क्या है। तो हम इस पर फोकस करते हुए नहीं चलेंगे तो ऑलरेडी कैसे समझ में आएगा हमें, है ना। तो हम देखते हैं प्रतिफलात्मक दंड क्या है। तो देखिए, जो हमारा आदिम समाज जब था, आदिम समाज जो प्रारंभ में मनुष्य जब अपना समूह बनाया, तो आदिम समाज जब हमारा बना था, तो आदिम समाज में जो दंड प्रचलित था, जो नियम बनाया गया था, वह था प्रतिफलात्मक दंड। यह सबसे प्राचीन दंड है, सबसे प्राचीन नियम है प्रतिफलात्मक। प्रतिफलात्मक में क्या था, आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते भी होंगे कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जिसको लोग कहते हैं, कि टिट फॉर टैट, यानी जैसे, अगर कोई पूछता है कि जैसे को तैसा का नियम किस दंड में था, तो आप सीधे कहेंगे प्रतिफलात्मक दंड में था। जैसे को तैसा, यानी इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, या एक सरल भाषा में हम कह दें कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। तो ये चीज हुआ करता था, और आदिम समाज से लेकर के मध्यकाल तक ये चीज चला है।
कि बिल्कुल आपका उसने दांत तोड़ा है तो आप उसका दांत तोड़ दीजिए। और इस विधि पर आधारित जो हमारा पहला संहिता बना था या कोई संकलन बना था इस प्रकार का, तो आप लोग जानते होंगे, वो है हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी की विधि संहिता जो है, विधि संहिता, ये पहला दंड है जो लिखित आया था, लिखित दस्तावेज, और वह प्रतिफलात्मक पर आधारित था। लेकिन इसमें मेन इसका जो क्या है वह है, इसमें अपराधी को जो है वह केवल पीड़ित के प्रति दोषी माना जाता था। यानी इस प्रतिफलात्मक दंड में जो अपराधी होता था, अपराधी, वह पीड़ित के प्रति दोषी माना जाता था। पीड़ित के प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह सब ध्यान देना चाहिए, पीड़ित के प्रति दोषी माना जाता था। अब आप पूछेंगे कि जब अपराधी पीड़ित के प्रति दोषी है, जिसके अपराध किया उसके प्रति दोषी है, तो यहां राज्य का क्या रोल होता है? तो जनरली राज्य क्या करता था कि अपराधी को पकड़ करके पीड़ित को दे देता था, और वह पीड़ित क्या करता था कि उसका दांत अगर तोड़ा है तो उसका दांत तोड़ देता था, बस उसको सजा हो गई, समाज से तो कुछ लेना देना था नहीं। तो इस प्रकार में थोड़ी कमियां थी, और उस कमियों को दूर करने के लिए जो अगला नियम आया वह आया निवर्तन, निवर्तन दंड। तो निवर्तन दंड में क्या हुआ कि जो इसमें एक नया बात जोड़ा गया, वो जोड़ा गया कि जो अपराधी होता है वह पीड़ित के साथ साथ समाज के प्रति भी दोषी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जानते रहना चाहिए आप लोगों को। प्रतिफलात्मक में क्या है कि अपराधी केवल पीड़ित के प्रति दोषी है, निवर्तन में क्या है कि अपराधी पीड़ित के साथ साथ समाज के प्रति भी दोषी होता है। यानी अपराधी ने अपराध किया है तो पीड़ित के यहां तो किया ही किया है, समाज के लिए भी उसने किया है। इसलिए इसमें प्रावधान किया गया है कि अपराधी को सार्वजनिक प्लेस पर इतनी कठोर सजा दिया जाए ताकि उसको लोग देख करके भयभीत हों और अपराध करने से डरें। जैसे आप लोग देख रहे होंगे जनरली किसी को फांसी की सजा दी जाती है या कोई सजा दी जाती है तो उसको विज्ञापन किया जाता है, पेपरों में छपा जाता है, टेलीविजन पर आता है कि इसने ऐसा अपराध किया, उसको सजा दी जा रही। तो अगर आज विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई सजा या दंड का प्रकार है प्रचलित तो वह है आपका निवर्तन। इंपॉर्टेंट बात है, इसको जान लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा है। जैसे कि एक बार IAS में प्रश्न पूछा गया था कि तुम्हें सजा इसलिए नहीं दी जा रही है कि तूने भेड़ को चुराया है, बल्कि अगली भेड़ें न चुराई जाए इसलिए भी सजा दी जा रही है। तो यह जनरली अमेरिका का एक जज ने फैसला देते हुए सेंटेंस कहा था कि तुम्हें सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तुमने भेड़ को चुराया है, बल्कि अगली भेड़ें न चुराई जाए इसलिए भी सजा दी जा रही है। तो यह किस प्रकार में है? तो आपका निवर्तन में है। अगर अपराधी को सजा नहीं दिया जाएगा तो समाज के लोग क्या करेंगे, उसको देखी देखा अन्य लोगों की भावना बलवती होगी और अपराध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसी का चैन चुराया है तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं सोना कितना आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक व्यक्ति ने चैन चुराया उसको सजा ना दिया गया तो अगला भी चैन चुराएगा, फिर पढ़ाने की और नौकरी करने की क्या जरूरत है? 45-46 हजार बन जाएगा एक चैन से। तो जाहिर सी बात है उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि अगला चैन स्नेकर न पैदा होने पाए। ये दंड किसमें है? निवर्तन में है। मेरे समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो प्रकार आ रहा है ये आपका सुधारात्मक है, जो वर्तमान में चल रहा है, बहुत ज्यादा इस पर बहस भी चल रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रहा है, आपका मानवाधिकार आयोग बात कर रहा है कि अपराध इसमें माना जाता है। इंपॉर्टेंट ये है लाइन कि इसमें अपराधी को एक मनोरोगी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सिविल जज में पूछा है कि किस अपराध में अपराधी को एक मनोरोगी माना जाता है, तो सुधारात्मक में। इसमें ऐसा माना जाता है कि अपराधी जो होता है एक मनोरोगी होता है और मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करके उसको सुधारना चाहिए। जनरली कहने के लिए तो यह बात बहुत ही कल्पना में तो ठीक है, लेकिन धरातल पर इसको नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अपराधी को मनोचिकित्सक नियुक्त करके उसका हृदय परिवर्तन कर दिए, लेकिन जिसके अपराध किया है उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात घटना बढ़ेगी। तो इसलिए ये क्या है कि छोटे छोटे जो देश हैं जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इस सब में आज ये चल रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे संविधान के नियम हैं या जो हमारे संविधान बनाए गए हैं नियमों को लेकर के, वो आज विश्व में देखा जाए तो तीनों प्रकार के दंड किसी ना किसी रूप में हमारे बीच हैं। आज जैसे प्रतिफलात्मक की बात हम करते हैं तो ये आज भी है सऊदी अरब में, खाड़ी देशों में आज भी ये प्रचलन में है। निवर्तन सबसे ज्यादा है, सुधारात्मक पर इस समय बहस चल रही है। मेन पॉइंट आपका ये है
कि इसको जान लीजिएगा कि प्रतिफलात्मक में क्या है, जैसे को तैसा का नियम है, अपराधी को पीड़ित के प्रति दोषी माना जाता है। निवर्तन में क्या है कि पीड़ित के साथ साथ समाज के प्रति दोषी माना जाता है। सुधारात्मक में क्या है, ये कि अपराधी को मनोरोगी माना जाता है। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है। बाकी कंसेप्चुअल भी बातें हमने कर दिया है और इंटरव्यू में भी आप बढ़िया बता लेंगे। इसके बाद देखिए हम अपने संविधान की बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे आ रहा है। ये तो संविधान का बेस रहा है जिसको हर बच्चे को जानना चाहिए, चाहे वो कहीं भी परीक्षा दे रहा हो। बिल्कुल रेलवे से लेकर के पटवारी से लेकर के अधिकारी तक जहाँ भी जाएगा यही रहेगा।